हेलो, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 8 का पाठ 8 पढ़ेंगे। इसमें हम कोशिका द्रव्य पढ़ेंगे। यदि आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से पूरा लेसन पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें और पसंद आए तो शेयर भी कर दें। चलिए शुरू करते हैं। कोशिका द्रव्य। देखिए, हमने इससे पहले क्या पढ़ा है। कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली पढ़ी हमने, कोशिका भित्ति भी पढ़ा है और उसी में थोड़ा थोड़ा हमने केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बारे में भी पढ़ लिया है। अब हम कोशिका द्रव्य के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यह जो कोशिका द्रव्य होता है, यह एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कि कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। देखिए, जैसे मान लो ये कोशिका है, ये कोशिका की झिल्ली है, ये जो चारों तरफ है ये बाउंड्री, ये कोशिका की झिल्ली है। यह केंद्रक है और ये केंद्रक की बाउंड्री, केंद्रक झिल्ली है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो ये पदार्थ सा भरा है, यह क्या है? यह कोशिका द्रव्य है। यह जो पदार्थ भरा है, जेली जैसा पदार्थ है जो ये जो पदार्थ भरा है, यह कोशिका द्रव्य है। ये जो पानी सा ये जो भरा है इधर उधर, ये सब तो कोशिका द्रव्य है। अब कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। इस कोशिका द्रव्य में ही कोशिका के अन्य भाग, अन्य संघटक पाए जाते हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, कोशिका के अंग कहते हैं। इस कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। ये कौन से अंग है? माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी काय है, राइबोसोम है। ये तीनों आप याद रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय और राइबोसोम। ये इम्पोर्टेंट कोशिकांग है, इनको भी आप याद रखेंगे। आप इनके विषय में अगली कक्षा में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय और राइबोसोम। अब हम पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। हमने कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ लिया। कोशिका द्रव्य जो है वो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है और इस कोशिका द्रव्य में ही माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय और राइबोसोम। अब हम केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। सजीव कोशिका का यह एक महत्वपूर्ण संघटक है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कोशिका का। और सामान्यतः यह गोलाकार होता है, गोल होता है ये ज्यादातर, सामान्यतः गोलाकार और कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सरलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। इसको परीक्षण करके हम सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देख सकते हैं। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली या केंद्रक आवरण कहते हैं। देखिए, जैसे इसकी कोशिका की अपनी झिल्ली होती है, ये बाउंड्री होती है, इसी प्रकार से केंद्रक की भी एक बाउंड्री होती है। इसे केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। ये दिखाई दे रही होगी आपको केंद्रक झिल्ली। ये देखिए, ये जो है ये केंद्रक झिल्ली होती है। तो ये जैसे कोशिका की झिल्ली होती है, इस प्रकार केंद्रक की भी झिल्ली होती है। तो ये कोशिका द्रव्य से इसको केंद्रक को अलग करती है। यह झिल्ली सरंध्र होती है। यह झिल्ली जो, जैसे मान लो कोशिका की झिल्ली सरंध्र होती है, इसी प्रकार से केंद्रक की झिल्ली भी सरंध्र होती है तथा कोशिका द्रव्य एवं केंद्र के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। देखिए, यह सरंध्र मतलब इसमें भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, सरंध्र होती है यह भी। और जैसे देखिए, ये केंद्रक जो होता है ये इसमें है कोशिका द्रव्य में, और कोशिका द्रव्य में जो भी इसके अंदर जो भी पदार्थ हैं वो यहाँ पे आते जाते हैं। तो ये जो झिल्ली होती है सरंध्र होती है केंद्र की, तो इसमें से इनका पदार्थों का आवागमन होता है तथा कोशिका द्रव्य में केंद्र के बीच पदार्थ का आवागमन को नियंत्रित करती जो ये झिल्ली होती है। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सी सघन संरचना दिखाई देती है। इसे केंद्रिका या न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये जो केंद्रक है इसके अंदर केंद्रिका या न्यूक्लियोसोम दिखाई देती है जब हम किसी बड़े आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती हैं, जिन्हें क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। क्रोमोसोम और या गुणसूत्र भी केंद्रक के अंदर ही पाए जाते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम और क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम ये पाए जाते हैं, या फिर केंद्रिका भी इसको बोल देते हैं। न्यूक्लियोलस को भी केंद्रिका बोल सकते हैं। यह जीन के धारक हैं। जीन के धारक अथवा आनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। जो ये क्रोमोसोम है या गुणसूत्र हैं, ये क्या करते हैं? इनका क्या कार्य होता है? यह जीन के धारक हैं अथवा तथा आनुवांशिक गुणों तथा लक्षणों को जनक से एक
अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। जैसे कि मान लो कई जो बच्चे होते हैं उनका चेहरा अपने माता पिता से मिलता है, चाल मिलती है, बोलने का तरीका या आंखें मिलती हैं, शक्ल मिलती है, तो यह इन क्रोमोसोम के कारण ही मिलती है। क्योंकि ये जो जीन है, ये जो गुणसूत्र है, ये आनुवांशिक गुणों को दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। जैसे मान लो पेरेंट्स से बच्चे के अंदर इनको स्थानांतरित कर दिया तो उनके जो गुण हैं वो मैच होते हैं पेरेंट्स से। तो गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। यह नोट करेंगे, गुणसूत्र कब दिखाई देते हैं? गुणसूत्र या क्रोमोसोम सिर्फ कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते तो देखिए, जैसे मान लो कोशिका है एक, मान लो ये कोशिका है, ये जब बड़ी होती है तो ये बढ़ती है, डिवाइड हो जाती है और ये 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है, तो ये होता है कोशिका विभाजन। तो इस दौरान गुणसूत्र दिखाई देते हैं। देखिए कोशिका है, एक कोशिका है मान लो, और ये जैसे ये एक कोशिका है, ये बड़ी होगी तो ये ऐसे बन जाती है, और ये जो बढ़कर कैसी बन गई, 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है, 2 कोशिकाएं बन गई हैं। तो ये जो गुणसूत्र हैं ये कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। अब आते हैं जीन। देखिए जीन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें लिख रखा है यह जीन के धारक हैं। तो ये देखते हैं, जीन सजीव में आनुवांशिक की इकाई है। यह जनक से संतति को आनुवांशिक लक्षण के स्थानांतरण कर नियंत्रण करते हैं। जो जीन होते हैं वे सजीव में आनुवांशिक की एक इकाई है। ये क्या करते हैं, जनक से, मतलब जो पेरेंट्स होते हैं उनसे जो बच्चे होते हैं उनको आनुवांशिक लक्षण का स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। मैंने भी बताया है कि कुछ बच्चे होते हैं उनके जो कुछ गुण अपने पेरेंट्स से मिलते हैं फिजिकली या फिर वैसे भी, जैसे मान लो चाल मिलती है या बोलने का तरीका मिलता है या फिर आंखों का कलर मिलता है या फिर कुछ शक्ल मिलती है। तो ये सब आनुवांशिक गुण हैं जो उनको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। इसका अर्थ यह है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त हुए हैं। यदि आपके पिताजी की आंखें भूरी हैं तो संभव है कि आपकी आंखें भी भूरी हैं। यदि आपके माताजी के घुंघराले बाल हैं तो हो सकता है कि आपके बाल भी घुंघराले हों। परंतु जनक प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप लक्षण भिन्न भी हो सकते हैं। तो ये जो है ये लक्षण भिन्न भी हो सकते हैं, यानी बिल्कुल मैचिंग हो गई, कुछ अलग भी हो सकते हैं। तो ये क्या हुआ, जो ये जो जीन होती है जनक से संतति को आनुवांशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करती है। यह नहीं है कि पूरे ही गुण सारे के सारे उसमें बच्चों में ट्रांसफर हो जाएं, यह नहीं है। तो उनका स्थानांतरण जो उसका नियंत्रण ये जीन करते हैं। वंशानुगत एवं आनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करते हैं। जो ये केंद्रक होते हैं, केंद्रक वो क्या करते हैं, आनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त कोशिका के जो क्रियाकलाप हैं उनको भी नियंत्रण करता है। तो इसमें केंद्रक के कार्य आप अच्छे से याद करेंगे, केंद्रक के क्या क्या कार्य होते हैं। सजीव कोशिका के समग्र संगठक को जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। जो सजीव कोशिका है उसके समग्र संगठक को जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। जो जीव द्रव्य है उसमें देखिए ये तो कोशिका द्रव्य होगा, ये बाहर वाला कोशिका द्रव्य, और जो अंदर जो केंद्रक में जो द्रव्य होता है वह है क्या, केंद्रक द्रव्य। तो कुल मिलाकर कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिलाकर क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। इसको जीव द्रव्य या फिर बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। जीव द्रव्य को कोशिका का जीवित पदार्थ कहते हैं। जीव द्रव्य हो गया ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। पहली जानना चाहती है कि क्या पौधों, जंतु और जीवाणु की कोशिका में केंद्रक की संरचना एक समान होती है। मतलब पौधों की कोशिका का केंद्रक, जंतु की कोशिका केंद्रक या जीवाणुओं की कोशिका के केंद्रक वो एक समान होता है, पहली जानना चाहती है। जीवाणु कोशिका का केंद्रक कोशिकीय जीवों के केंद्र के समान सुसंगठित नहीं होता। चलिए ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ से हम ये जो टॉपिक है ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि
जो केंद्रक है, कोशिका केंद्रक की संरचना एक समान होती है या नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।